मी डॉक्टर जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। डियर कैडेट्स, आज का हमारा जो विषय है वो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है। इससे पहले के दो पूर्व के वीडियो में हमने प्राथमिक चिकित्सा पर चर्चा की है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमने ये देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं, प्राथमिक चिकित्सा का क्या चिन्ह है, प्राथमिक चिकित्सा हेतु किट में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए और विभिन्न आपात स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार किया जाए, ये किया जाना उचित रहता है। आज हम इस प्राइमरी एड या प्राथमिक चिकित्सा के टॉपिक के अंतर्गत ही हम आगे की प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम लेंगे घावों की मरहम पट्टी करना। घाव से क्या तात्पर्य होता है? किसी चोट आदि के लगने से शरीर की त्वचा अथवा पेशी की झिल्ली की निरंतरता के टूटने को घाव होना माना जाता है। घावों को कई भागों में बांटा जाता है। पहला है चीरा घाव। किसी तेज धार वाले औजार जैसे ब्लेड है, चाकू है आदि से कट लगने पर होने वाले घावों को चीरा घाव कहा जाता है। वेदन घाव किसी सुई, चाकू, खंजर या संगीन औजार द्वारा सीधे घुस जाने पर होने वाले घाव को वेदन घाव कहते हैं। तीसरा है कुटन घाव। ये घाव किसी कुंद, साधन या मुक्का आदि मारने पर होता है। इसे गुम चोट भी कहते हैं। विदीर्ण घाव, ये घाव प्राय किसी कुंद भारी साधन द्वारा होते हैं। इनके किनारे फटे हुए टेढ़े मेढ़े होते हैं। गोली का घाव, ये घाव बंदूक की गोली लगने पर होता है। कई बार ये शरीर के आर पार होता है, इससे अस्थि भंग भी हो जाता है। बम का घाव, ये घाव किसी बम या ग्रेनेड के छर्रों से होता है। ये घाव बहुत गहरे होते हैं, इनका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन घावों की प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम व पाउडर, रुई, गौज, पट्टियाँ, बैंड-एड और कैंची। रोलर पट्टी और उसके प्रयोग: उंगली के लिए 1 इंच चौड़ी, सिर और हाथ के लिए 2.5 इंच चौड़ी, पैर के लिए 3.5 इंच चौड़ी और धड़ के लिए 6 इंच चौड़ी रोलर पट्टी होनी चाहिए। पट्टी करने के सामान्य नियम: आप पीड़ित के सामने की ओर रहें, पट्टी का रोल दाएं हाथ में पकड़े, पट्टी के खुले सिरे को वहां रखें जहां आप गांठ लगाना चाहते हैं। पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर तथा भीतर से बाहर की ओर लपेटें। पट्टी को कई परतों में लपेटें जिससे घाव को पूरी तरह से ढक ले। पट्टी को न तो अधिक टाइट करें और न अधिक ढीली बांधें। पट्टी लपेटने के बाद घाव के दूर गांठ लगाकर या चिपकाने वाली टेप या सेफ्टी पिन से सुरक्षित रूप से उसके सिरे को बांध दें। पट्टी बांधने की विधि: पीड़ित को आश्वस्त करें, सुविधाजनक स्थिति में रखें, खून का बहाव रोकने के उपाय करें। यदि घाव में कोई भारी तत्व हो तो उसे सावधानी से निकालें। घाव को रुई और एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करें। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम अथवा पाउडर लगाएं तथा गौज से उसे ढक दें। घड़ी की सुई की दिशा में पट्टी लपेटें। पट्टी की गांठ घाव से थोड़ा ऊपर उठाकर या नीचे हटाकर लगाएं। अस्थि भंग: शरीर का आकार और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हड्डियों के ढांचे पर आधारित होती है।
जब किसी दुर्घटनावश इस ढांचे की किसी भी हड्डी की बनावट में टूट फूट हो जाती है तो इसका प्रभाव शरीर के आकार और कार्य दोनों पर पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जीने और कार्य करने में असमर्थ अनुभव करता है। यही अवस्था अस्थिभंग की अवस्था कहलाती है। एक्सरे के द्वारा अस्थिभंग का साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है। अस्थिभंग होने पर विशिष्ट उपचार की आवश्यकता पड़ती है। अस्थिभंग वाले अंग को कुशलतापूर्वक सहारा देकर स्थिर व सुविधाजनक बना लेना चाहिए तथा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सही एवं समय पर चिकित्सा न मिलने पर हड्डी स्वयं ही यथा स्थिति में जुड़ने लगती है। प्रायः अंग सही ढंग से कार्य करने लायक नहीं रहता है। अस्थिभंग में क्या क्या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है? ज़्यादातर अस्थिभंग के मामलों में अस्थि विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए कूल्हे, पैर, हाथ, बाँह, खोपड़ी और रीढ़ के अस्थिभंग काफ़ी जटिल होते हैं। सामान्य अस्थिभंग में उपचार। सामान्य अस्थिभंग की स्थिति में हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अस्थिभंग वाले अंग को हिलाए डुलाएं नहीं। पीड़ित को आश्वस्त करें, सुविधाजनक स्थिति में रखें। पीड़ित के शारीरिक तापमान को उपयुक्त गर्म रखें। उसके दर्द और तकलीफ को कम करने का प्रयास करें। अस्थिभंग के स्थान पर चपटी लकड़ी आदि लगाकर उसे स्थिरता प्रदान करें। संयुक्त एवं जटिल अस्थिभंग में उपचार। इस स्थिति में विकल अंग को हिलाएं डुलाएं नहीं। यदि घाव में कोई भारी अशुद्धि आदि हो तो सावधानी से रुई से एंटीसेप्टिक घोल लगाकर उसे साफ करें। रक्तस्राव रोकने का प्रयास करें। घाव को पट्टी या साफ कपड़े से ढक दें। चपटी लकड़ी द्वारा विकल अंग को स्थिर बनाने का प्रयास करें। असहनीय दर्द की स्थिति में पीड़ित को दर्द निवारक दवा भी दी जा सकती है। अस्थि विस्थापन। अस्थि विस्थापन का तात्पर्य एक या अधिक हड्डियों का उनकी संधि के स्थान से खिसक जाना है। जिन अंगों में प्रायः ये समस्या अनुभव की जाती है उनमें कंधा, कोहनी, अंगूठे, उंगलियां, निचला जबड़ा आदि प्रमुख है। इसके लक्षण होते हैं तीव्र पीड़ा, जोड़ पर सूजन आना, जोड़ की विकृति, शक्तिहीनता। इस स्थिति में प्राथमिक उपचार जो किया जाना चाहिए वो है विकल अंग को हिलाए डुलाए नहीं। ठंडी अर्थात बर्फ़ की सिकाई करें। अंग को स्थिर बनाएं और दर्द निवारक दवाएं दें। मोच आना। जब शरीर के किसी जोड़ के आसपास के स्नायु बंधनों या ऊतकों में विदीर्णता या मुड़ाव आ जाता है तो उस स्थिति को मोच आना कहते हैं। इसके लक्षण वही है पीड़ा, सूजन, अंग चलाने में असमर्थता। प्राथमिक उपचार। जोड़ को सुविधाजनक स्थिति में रखें। उस पर कसकर पट्टी बांधें। पट्टी पर ठंडा पानी डालें जिससे कि सूजन में कमी आए। उपचार का एक अन्य तरीका जोड़ पर हल्की मालिश करके क्रैप बैंडेज बांधे आदि। पीड़ित को दर्द निवारक दवाएं भी दे। खिंचाव। खिंचाव आने से तात्पर्य शरीर की किसी मांसपेशी के ऊपर अत्यधिक खिंचाव पड़ने के कारण प्रकट होने वाली दुष्कर स्थिति से है। इसके लक्षण होते हैं तीव्र पीड़ा, अंग हिलाने में कठिनाइयाँ, सूजन व ऐंठन। इस स्थिति में प्राथमिक उपचार। पीड़ित को सुविधाजनक स्थिति में रखें। ठंडी सिकाई करें। विकल अंग को पट्टी बांधकर सहारा प्रदान करें। मोच या खिंचाव से बचाव के उपाय। मोच व खिंचाव किसी भी व्यक्ति को कभी भी परेशान कर सकता है। इनसे बचाव के लिए किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार से हैं। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिदिन योग व्यायाम करें। प्रतिदिन स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें। हमेशा सही आकार के जूते पहने। संतुलित आहार द्वारा अपनी मांसपेशियों का सही पोषण करें। किसी भी खेल गतिविधि से पहले अपने आप को वार्म अप करें। हमेशा खेल गतिविधि के अनुरूप वस्त्र उपकरण का प्रयोग करें। मोच व खिंचाव से निपटने के लिए क्रैप बैंडेज अपने साथ रखें। रक्तस्राव। जब शरीर से किसी चोट के लगने, ब्लेड या चाकू के कटने पर खून बहने लगता है तो उस स्थिति को रक्तस्राव कहते हैं।
ये दो प्रकार का होता है, बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव। बाह्य रक्तस्राव, ये रक्तस्राव शरीर के बाहरी अंगों से होता है और इसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये प्रायः किसी कारण से किसी धमनी, सिरा या ऊतकों को हानि पहुंचने पर होता है। प्रायः इसको पट्टी बांधकर रोका जा सकता है। अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। धमनी का रक्तस्राव, कभी कभी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की कोई धमनी कट जाती है तो उससे रक्तस्राव होने लगता है। धमनी से बहने वाला रक्त शुद्ध चमकीले रंग का होता है। ये हृदय से बाकी शरीर के भागों की ओर रुक रुक कर बहता है। उपचार, पीड़ित को सीधा लेटा दें, विकल अंग को पीड़ित के हृदय से ऊंचा उठाएं, घाव को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करें, उस पर रुई रखकर पट्टी बांध दें। घाव पर रुई रखकर पट्टी बांध दें। यदि रक्तस्राव न रुके तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। सिरा का रक्तस्राव, सिरा द्वारा बहने वाला रक्त अशुद्ध गहरे लाल बैंगनी रंग का होता है। यह शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर निरंतर एक समान रूप से बहता है। इस स्थिति में पीड़ित को सीधा लेटाएं, उसके विकल अंग को हृदय से ऊंचा रखें, घाव पर टिंचर आयोडीन पाउडर छिड़क कर उस पर रुई रखकर पट्टी बांध दें। रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर बर्फ रखे, ठंडे पानी भी डाल सकते हैं। ऊतकों कोशिकाओं का रक्तस्राव, कभी कभी असावधानीवश कोई छोटी मोटी चोट लगने कटने के कारण त्वचा के साथ मांस के ऊतक कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे हल्का रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी चोटें प्राय बच्चों को खेलने के समय लगती है। उपचार, इस स्थिति में उपचार, घाव को किसी एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके हाथ से 4-5 मिनट तक दबाएं। यदि रक्तस्राव बंद न हो तो घाव पर फिटकरी का पाउडर छिड़क कर पट्टी बांध दें। आंतरिक रक्तस्राव, कभी कभी अचानक चोट लगने के कारण शरीर पर बाहर से कोई घाव नजर नहीं आता, लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाओं को हानि पहुंचती है और शरीर के अंदर रक्तस्राव होने लगता है। इसके लक्षण है सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी, चेहरा पीला पड़ना, दिल की धड़कन अनियमित होना, नाड़ी बंद पड़ना, शरीर का तापमान गिरना, सर्दी में भी पसीना आना, शक्तिहीनता अनुभव करना। इसी स्थिति में पीड़ित को ठंडा पानी पिलाएं, उसके मुंह में बर्फ रखें। पीड़ित को कुछ अन्य पदार्थ खाने पीने को न दें। यदि रक्तस्राव के स्थान का अनुमान हो तो उस पर भी बर्फ रखें। पीड़ित को खुले हवादार स्थान में रखें। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।